आज हम कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है उसका फोर्थ लेक्चर है। इसी सीरीज के सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। जो मैंने बताया था कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो था F इजिकल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं जब ये फॉर्मूला पढ़ाने की शुरुआत की थी तो मैंने डेफिनेशन से पहले भी आपको बताया था कि हम कूलम्ब्स लॉ कब यूज़ करते हैं। तो इस वाले जो फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं वो करता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए। ये मैंने सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो कूलम्ब्स लॉ तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि हम लोग किस जगह पे यूज़ करते हैं कूलम्ब्स लॉ के इस फॉर्मूले का क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फोर्स। मतलब अगर हम फोर्स की सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो हमने कूलम्ब्स लॉ के डेराइव किया था अपने लेक्चर सेकंड में। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ चुके हो फर्स्ट। सेकंड, इसमें जो दूसरी चीज़ है मैंने बताई थी आपसे कि अगर हमारे पास 2 चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है? चूँकि हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए थे, तो इन पे रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है? और हमेशा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है जो हम कूलम्ब्स लॉ से जिसकी हमने वैल्यू निकाली थी क्वांटिटेटिव वैल्यू, वो हमेशा अगर मैं इसको F1 और इसको F2 नाम दूँ, तो हमेशा जो भी फ़ोर्स लगेगा वो हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा, अलोंग द लाइन लगेगा, ठीक है? और हमेशा F1 और F2 के जो मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा सेम होगा। चूँकि यहाँ पे रिपल्शन फ़ोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड F1 और F2 का सेम होगा हमेशा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ के पढ़ेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि सेम चार्जेस हम लोगों ने लिए थे, रिपल्शन फोर्स काम किया था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों साइड बराबर था। और दूसरी चीज़, अब चूँकि हम वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी अगर हम फ़ॉर्मूले में वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, अगर मैं इसी फ़ॉर्मूले में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यही फ़ॉर्मूला वेक्टर फॉर्म को बताने लगेगा। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगर मैं बताऊँ आपको कि ये ए कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है? तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसका फ़ॉर्मूला होता है ए पोज़ीशन वेक्टर या जो भी हम लोग यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है वो अभी आप लोग जान जाएँगे और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब है क्या? क्वांटिटेटिव वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्वांटिटेटिव वैल्यू होता है, ये याद रखना। एक छोटा-सा यूनिट वेक्टर के बारे में जो मैंने डेफिनेशन बताई है, ये ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है? और हमेशा फोर्स अलोंग द लाइन लगता है और दोनों साइड इक्वल फोर्स लगता है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये हम लोग जानते हैं कि रिपल्शन में हमेशा डायरेक्शन फोर्स की अपोजिट होती है। इतनी चीज़ क्लियर है? तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की होती क्या है। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के साथ-साथ डायरेक्शन के बारे में भी पता करेंगे। अगर मेरे पास अब 2 वेक्टर है, सॉरी 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है? ये ओरिजिन है और अगर ओरिजिन से
इनकी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं Q1 और Q2, ठीक है। ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस Q2 के लिए ओरिजिन O से R2, ठीक है। क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर का साइन बना देते हैं और R1 R2 को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये याद रखना, अगर आप अपने एग्जाम में, मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आप अपने एग्जाम में ये लिखेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर है बनाने के बाद, तो एग्जामिनेशन जो भी आपका एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको लगेगा कि बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। और जो अगर Q1 से Q2 के डायरेक्शन हम लोग लेते हैं तो इसे हम लोग लिखते हैं R12। जिधर से शुरू किया वो पहले नंबर लिखते हैं, बाद में 2। और सेम अगर हम डायरेक्शन Q2 से Q1 के साइड लेंगे तो हम लोग लिखते हैं R21। और इन वेक्टर को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आप नहीं लिखेंगे तो कोई नुकसान नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप डायग्राम बनाने के बाद ये लिख देते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है, तो उसका हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी कॉपी में दिखाई देता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, एग्जामिनर आप कितने इंटेलिजेंट है ये पता आपकी आंसर शीट देख के ही लगाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आंसर शीट में उतनी इंफॉर्मेशन दे पाए जिससे कि हम ये बता सकें जो भी कॉपी चेक कर रहा है कि नहीं, हम लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। इसमें मैं ये लिख भी देता हूँ आपके लिए कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12, ये होता क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 है डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1। ये आपको लिखना है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि एक-एक वर्ड जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए और आप लोगों को उसे अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है? अब एक चीज़ यहाँ पे, जो फ़ोर्स का, पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ़ोर्स का जो फ़ॉर्मूला हमने लिखा था, F इज़िकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ का जनरल फ़ॉर्मूला था। और अगर हम इसके सामने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला आ जाएगा। ये इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जब हमने R12 और R21 अलग अलग लिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों लिया। कुछ याद करो, अभी जो मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। वहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ले रहे थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ना फोर्स को सिंपल एफ से डिनोट किया था। लेकिन यहाँ पे हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q1 Q2 अलग अलग मान रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो भी हम अलग तरह से डिनोट करते हैं। अलग से मेरा मतलब है कि डायरेक्शन को देखते हुए, जैसे कि हम फोर्स यूज करेंगे F12 और F21। ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स F12 किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये तो हम सब ये Q1 और Q2 यहाँ पे है, तो ये रिपल्शन फोर्स एक इस तरफ, इसे मैं आगे बढ़ाना, ये इस तरफ, ठीक है। ये भी F और ये भी F जैसे अभी पढ़ा है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब वही जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है Q1 पर Q2 के वजह से।
फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12, और यहाँ पे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे Q2 है, जिस साइड आपने देखा है कि 2 है, Q2, तो फोर्स तो उसी पर लगा है ना, फोर्स ऑन 2, किसके वजह से? Q1। ये समझ में आ गया है कि F12 किधर लिखा है और F21 किधर लिखा है। सिंपल, जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ में यूज बात कर रहे थे तो सिर्फ F लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को भी पता कर रहे हैं, तो F12 और F21 लिखा है। ठीक है, F12 क्या है, मैं ये आपको लिख देता हूँ। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये मैं आपको सजाने के लिए नहीं लिखा रहा हूँ, एग्जामिनेशन शीट में ये लिखा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो अब मैं जब बात कर रहा हूँ, हम लोग फोर्स 21 निकालते हैं पहले। ठीक है, फोर्स 21 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। अब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को ले रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लेना है। यूनिट वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, Q2 की डायरेक्शन में F21 निकाल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है क्या, R12। जिस डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमें लेना है। ठीक है, कोई शक? अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपको यूनिट वेक्टर R12 को ओपन करना है तो आप लिखेंगे R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड का मतलब हो रहा है कि हम लोग इसको सिंपल R भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, अगर आप निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू R21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू R। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम पे डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो F21, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के लिख ले रहे हैं अभी के लिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R12, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड R12 का F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर, यहाँ पे R। ठीक है, तो F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 R का क्यूब इंटू वेक्टर R12। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वैल्यू आ गई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब एक कॉन्सेप्ट और है कि ये R12 जो वेक्टर है, हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल वो है,
ये क्या कहता है? वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल। ठीक है, ये लोग क्या कहता है, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ऐसे डायरेक्शन है इसकी, ठीक है, ये A1 A2 A3, तो ये लोग क्या कहता है कि A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू A3। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है किसी ट्रायंगल के, तो जो थर्ड वेक्टर होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, उसका जो इन दोनों का एडिशन है वो इसके इक्वल होगा। इन दोनों के एडिशन को रिजल्टेंट जो है वो हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस समझ में आ गया है? अब ये हम लोग अपने थ्योरम में इसमें यूज करने वाले हैं। कैसे, वो देखिए। वैल्यू हमें निकालनी है R12। आ जाइए, R12 की वैल्यू। R12 कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है इधर, तो R12 सेम डायरेक्शन में है। R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2। समझ में आ गया है? इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, और R2 डिफरेंट है। अगर ये हम लोग एक ट्रायंगल मान लेते हैं, यानी कि R1 प्लस R12 R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, सॉरी क्या था, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख देते हैं। F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, के को वापस से खोल देता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि अब Q1 Q2 RQ, इसको R2 माइनस R1 वेक्टर। ये फाइनल फॉर्म है वेक्टर फॉर्म की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ये वो डेरिवेशन है जो रिक्वायर्ड है, ये फाइनल फॉर्म है डेरिवेशन की। ठीक, एक चीज, अब जो मैंने वीडियो शुरू करते ही आपको एक चीज बताई थी कि वैल्यू जो फोर्स की है, F21 जो फोर्स है वो इक्वल होगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा फोर्स 1 2 से। यहाँ पे वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि 2 1 इधर लगा हुआ है फोर्स, और फोर्स 1 2 उधर। मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट होगी। अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं इस पूरे डेरिवेशन को F12 फोर्स F12 के लिए भी निकाल सकता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12 का मतलब माइनस वेक्टर में सिर्फ ये डिनोट करता है कि डायरेक्शन अगेंस्ट है। ठीक, और हम लोग इसको अगर फॉर्मूला यहीं से डेराइव करते हैं तो F12 से ही, F12 में सिर्फ माइनस का जो, सॉरी इसको हम लोग 21 को नहीं, हम लोग अगर यहाँ से फोर्स F12 के बारे में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर सिर्फ माइनस लगा देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R³ R2 माइनस R1, फोर्स F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R³। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो FR1 माइनस R2 हो जाएगा। सिर्फ
यही वो डिफरेंस है जो अगर मैं फोर्स अब मैं पूरा डराइव करके दिखा दूंगा, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर एडिशन फॉर्म क्या है, कैसे काम करता है, कैसे चीजें हमने निकाली है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसी वीडियो में आपको F12 के लिए भी पूरा डेराइव करके दिखा दूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, जिन लोगों को जानना हो बिल्कुल वो भी जानने का हक रखते हैं कि F12 कैसे हुआ है। कैसे मैंने बता दिया है कि माइनस करने से चीजें सही हो जाएंगी। कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पहले ही जाना था कि जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है उससे सिर्फ हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट निकाल सकते हैं फर्स्ट। और फोर्स जो है वो हम इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अभी हमें उस अपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, उसको एक नाम देना है। तो हमने फोर्स का नाम क्या दिया है, जो Q2 पे फोर्स लगा है, Q2 पे फोर्स लगा है ड्यू टू Q1, उसको नाम दिया है F21। और जो फोर्स Q1 पे लगा है ड्यू टू Q2, उसको नाम हम लोगों ने दिया है F12। ठीक है, F21 निकालने के लिए हमने सिंपल क्या किया है, जो फॉर्मूला था 1/4π/ε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसी ही यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी जो के यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो 2 1 है उसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम कर रहा है वो है 1 2 है, R12। अब जो यूनिट वेक्टर है उसको निकालने का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, हमने बताया है कि वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हम लोग सिर्फ हमें क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे तो जो डिस्टेंस है वो तो आप चाहे R12 से लिखें या R21 से लिखें, यह डिफरेंट तब है जब हम लोग डायरेक्शन ले रहे हैं। जो नंबर है डिस्टेंस का, जो लेंथ है Q1 Q2 के बीच में, वो तो सेम ही है। तो R12 इज इक्वल्स टू R21 इज इक्वल्स टू R, जो बीच की डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने R लिख दिया है। फिर हमारे सामने जो क्वेश्चन आया कि वेक्टर R12 को सोल्व कैसे करें, वो हमने वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ से सोल्व कर दिया है। ठीक है, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ क्या बताता है ये हम लोग जान चुके हैं। और वेक्टर एडिशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। ठीक है, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ से ये हमारे पास आई है इक्वेशन। तो वहां से हमें R12 की वैल्यू मिली, वो हमने यहाँ पे पुट करी, यहाँ पे लिख दी। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो F21 और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो माइनस फोर्स F12। अब फोर्स F12 की वैल्यू निकालने के लिए हमने F21 के सामने माइनस लगाया और ये चेंजेस आया F1 और F21 और F12, जो भी हमारे पास फोर्स आया वो हमने लिख दिया। फोर्स की बिल्कुल वैल्यू एकदम सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो जो पोजीशन वेक्टर है, सिर्फ उनकी जो इक्वेशन है, सिर्फ उनके साइन में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ तक डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। जिन लोगों को समझ में आ गया है F12 फोर्स F12 कैसे निकला है, उनके लिए डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो 1 मिनट बने रहिए और मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स अभी हम F12 निकाल रहे हैं, इससे पहले हमने D1 के लिए निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस बार हम यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, F12 की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, आप देखेंगे तो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R21। इसी को हम इसी यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले को। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई किसी को दिक्कत होनी चाहिए। उसके बाद फोर्स 12 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर
अब हम इस यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमने बताया है कि F21 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी R21 वेक्टर। ठीक है, F नहीं R21 वेक्टर। R21 ये 12 और 21 मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकाल रहे हैं तो सेम ही होगा। F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और R21 वेक्टर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी R। तो F12 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। और ये अब आता है कि हम वेक्टर R21 को कैसे सोल्व करेंगे, जो कि पहले भी हमने बताया था कि वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लो है उससे हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये कैसे होगा देखते हैं हम लोग पहले। R21 इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। R21 किधर है, इस तरफ। तो R2 वेक्टर R2 ये सेम डायरेक्शन में है वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन में क्या है R1। ठीक है, वेक्टर R1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर R21? R1 माइनस R2। ठीक है, यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, R1 माइनस R2। ठीक है, सिर्फ यही चीज हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे, माइनस का साइन लगा के सिर्फ ये चीज डराइव की थी। अब मैं सेम अगर इसमें माइनस का लगा देता हूँ, आप सोचिए, यहाँ पे मैं एक माइनस के साइन अगर लगा देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर। अब मैं इस माइनस को अगर अंदर ले आता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। तो वैल्यू क्या होगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही तो वैल्यू है F21 की। समझ में आया? तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि आपने प्रूव कर दिया है कि F12 फोर्स और फोर्स 21 बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है सिर्फ उनकी डायरेक्शन। डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोगों को सिर्फ आप या तो R12 F12 के लिए निकाल दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर R F21 के लिए निकाल दीजिए। दोनों में से एक के लिए निकाल दीजिए और आप लिख सकते हैं वेन्यू फोर्स आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर अपोजिट। वहाँ पे आप माइनस का साइन लगा के और दिखा सकते हैं कि F12 की वैल्यू ये है तो F21 की वैल्यू ये आएगी। और अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास सफिशिएंट टाइम है एग्जाम में, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप दोनों भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, आपकी प्रिपरेशन पे। मेरा काम है कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें मैं अपनी तरफ से 100% दूँ। अगर किसी के दिमाग में ये था कि F12 नहीं आएगा, ये वैल्यू F12 के लिए नहीं आएगी जो सर ने निकाल दी है, तो मैंने वो ड्राइव करके दिखा दिया है जो मेरा काम है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि मल्टीपल चार्जेस अगर हमारे पास हैं तो उनके बीच में फोर्स किस तरह से काम करता है। वो छोटा सा डेरिवेशन होगा, लेकिन वो तभी समझ में आएगा अगर आपकी ये वाला डेरिवेशन पूरी तरह से समझ में आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो यानी कि हम लोग 5th पार्ट में इस सीरीज की, जो आपका चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसमें हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत है जिसको मैं नहीं अच्छे से बता पाया हूँ, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नमस्कार।